लेंगे। बाजीज एंड भाईजान बिल्कुल खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके हम सर सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर अल्लाह के नाम से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज के हम अपने सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारे पास है डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क का। पहले मैं ज़रा सा इस सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ सा आइडिया दूंगा। ये सब्जेक्ट आया कहाँ से, ठीक है जी। इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ेंगे और फिर इस सब्जेक्ट के कोर्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक डिटेल केस स्टडी आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने एस्पेक्ट्स को कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी सर, हमारे पास जो डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क है इस पर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। मेरे बारे में जानना ज़रूरी नहीं है आपका, ठीक है जी। मैं अपना करियर प्रोग्रेशन आपके सामने रख देता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है जी। मैंने दुनिया में कितने हज़ार साल से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपका मैटर नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा, वो है सर मेरी ये क्वालिफ़िकेशन, ठीक है जी। मेरी एक स्पेसिफ़िक जो है वो क्वालिफ़िकेशन है रिस्क के ऊपर। और एक ज़माने में मैं पाकिस्तान में एक बड़े बैंक के डायरेक्टर के साथ रिस्क पर ट्रेनिंग दिया करता था, ठीक है जी। और वो ट्रेनिंग हम दिया करते थे बैंक्स के डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रोफेशनल्स को, जो रिस्क मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड चीज़ों को जो है वो अपनी कंपनीज़ में हेड पोजीशन पे देख रहे होते थे। तो मुझे नहीं था पता कि ज़िंदगी में कभी मुझे रिस्क से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ानी पड़ेगी। तो वो इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आ गई है। और ये एक आज घर जाने के बाद जो है वो उस पर ज़रूर रिसर्च कीजिएगा कि गार्प क्या है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, और इसकी क्वालिफिकेशन है FRM, ठीक है जी। अच्छा जी, तो बस ये आपको बताना था। अच्छा जी, इस पेपर के बारे में हम ज़रा बात कर लें। सर इस पेपर में क्या चीज़ें आप जो है वो इनकाउंटर करेंगे। देखिए, एक तो ये टेक्नोलॉजी पे ऐसा नहीं था हमारे पास कि CA में टेक्नोलॉजी पे कोई चीज़ ही नहीं थी और ये एक नया पेपर आ गया, ऐसा नहीं है। अगर आप में से कुछ लोगों ने, आपको पता हो या ना हो, भाई बंधुओं ने पेपर दिया आपके MFA का पेपर, उस पेपर में IT के 2 चैप्टर्स थे और उन 2 चैप्टर्स में इस पूरे कोर्स की अच्छी खासी समरी दी हुई थी, ठीक है जी। और आगे चले जाएं तो सर आपको आगे जाके जो है वो ऑडिट के पेपर में जो है वो कुछ रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ठीक है जी। और आप आगे जाएं तो सर आगे पेपर्स में जो है वो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड SPM में भी चीज़ें नज़र आती हैं, फाइनल के ऑडिट में भी चीज़ें नज़र आती हैं। जो ITV का पेपर आप पढ़ कर आ रहे हो उसमें भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी। असल में इसको एक जगह जमा करके और एक ये पेपर बनाने का रीज़न क्या हुआ, ये क्यों बनाया गया, ICAP ने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं आपको बताऊं, मैं जिस दौर में CA क्वालिफाई करके आया हूँ ना, मैंने 3 IT के पेपर पास किए। हमारे टाइम पे IT के 3 पेपर हुआ करते थे सिलेबस में। उस वक्त IT का एक बूम था, नई नई चीज़ें आई थी, तो पहले लेवल पे भी IT, दूसरे लेवल पे भी IT, फाइनल लेवल पे भी IT, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे जो है वो IT हमारे सिस्टम का पार्ट बन गई, तो ICAP ने एक IT का पेपर उड़ाया, उसका सिलेबस दूसरे में डाल दिया। फिर ICAP ने दूसरा IT का पेपर उड़ाया, उसका सिलेबस उठा के जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ओवर द पीरियड हमारे सिलेबस से IT का इटसेल्फ जो एक पेपर हुआ करता था वो निकल गया, उसकी जगह हैंड्स ऑन कोर्स आ गया, जो कि इंतहाई फजूल सा कोर्स है, जिसमें आपको सिर्फ क्या पढ़ाया जाता है, MS ऑफिस। और वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपने इसके बाद जाना होता है फर्म, तो फर्म में जो है वो आमतौर पर MS ऑफिस पे बड़ा काम होता है, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक्सेल पे और वर्ड पे बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर वो काम आता है, और लेटर राइटिंग वगैरह वहाँ की जाती है। तो वर्ड और एक्सेल उस चीज़ के लिए सिखाया जाता है, और पावर पॉइंट सिखाया जाता है ताकि आप जो है वो रीजनेबल प्रेजेंटेशन बना सकें। तो ये इफेक्टिवली अब एक ही पेपर है और इस पेपर में वो सारी चीज़ें डाली गई हैं जो पिछले इलेक्शन में ICAP में मेरा एजेंडा था कि जी एक पेपर डालना चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें डाली जाएं, ठीक है जी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लॉकचेन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पता, ठीक है जी। AI मशीन लर्निंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पता,
क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड चीज़ें चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पता। चार्टर्ड अकाउंटेंट को यही नहीं पता कि फिजिकल डाटा कैसे स्टोर होता है, उसका आर्किटेक्चर कैसे बनता है, ठीक है जी, ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नहीं पता चीज़ों का। हमें अपनी मदद आपके तहत डिफरेंट कोर्सेज लेने पड़ते थे, ठीक है जी। आपने अक्सर नाम सुना होगा, आईकैप ने 4 साल पहले एक कोर्सेरा का जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए और मेंबर्स के लिए शायद 16,000 रुपये साल में जो है वो आपको उसकी मेंबरशिप मिल जाती थी, उसी से सारी चीज़ें पढ़ते थे लोग, ठीक है जी। हुआ क्या सर, हुआ ये कि जब ये सिलेबस इस दफ़ा डेवलप हो रहा था ना, तो इस सिलेबस को डेवलप करने में जितने सिलेबस डेवलप हुए, मेरे अलावा कराची, पाकिस्तान के और भी बहुत सारे टीचर उसके अंदर शामिल थे। तो एक एक चीज़ को एवेल्यूएट किया गया कि जी नई स्कीम में किस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाए एक सब्जेक्ट के अंदर, और किन चीज़ों को एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे लाया जाए। तो भाईजान एक हमारा क्वालिफिकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ स्कॉटलैंड का, ये उसके सर लेवल्स हैं, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, और ये स्किल लेवल में अगर आप देखें ना तो आपको नज़र आएगा कि कौन सा पेपर है इसके अंदर, डेटा रिस्क एंड टेक्नोलॉजी का। ये मॉडल बना आईकैप का कि यार इस पेपर के जैसा पेपर हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे इस पेपर की बुनियाद हवाई नहीं है कि आईकैप ने सोचा चलो यार डेटा इधर से पकड़ते हैं, वो उधर से पकड़ते हैं और इधर से पकड़ते हैं और चारों चीजें मिला के एक, नहीं, हमारा पेपर 100% मॉडल्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ स्कॉटलैंड के इस पेपर के ऊपर, ठीक है जी। और ये पेपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्कॉटलैंड में पिछले 4 सालों से टेस्ट हो रहा है, ठीक है जी। इससे पहले इस पेपर का नाम था डेटा एंड रिस्क, 4 साल पहले इन्होंने इसका नाम कर दिया डेटा रिस्क एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास क्या है, डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क। सिस्टम में हम सर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। तो हमारा पूरा पेपर इस पर्टिकुलर पेपर के ऊपर मॉडल किया हुआ है। ऐसा नहीं है भाई, मैं बहुत सारे लोगों से सुन रहा हूं कि ये एक कुछ भी नहीं था, आईकैप ने सोचा डेटा यहां से उठाते हैं, एक टांग वहां से उठाई, गर्दन यहां से उठाई और एक मुर्गी बना दी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये जो पेपर है ना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ स्कॉटलैंड का, ये एज इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने अपने पास भी एडॉप्ट किया हुआ है। ये रहा सर इनका रिस्क टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। तो ये 2 अकाउंटेंसी बॉडीज हैं जिन पे हमने जो है वो अपना पूरा का पूरा मॉडल क्या किया हुआ है, बेस किया हुआ है, ठीक है जी। और पिछले तकरीबन 6-8 महीने से जब इसका सिलेबस बन रहा था, एक एक स्टेप पे मैं चीज़ें देखता जा रहा था, क्योंकि वो सारे जो है वो आरटीज के साथ चीज़ें शेयर होती थी। मेरा शुरू से एम था कि मैंने सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो मैंने इस पर्टिकुलर दोनों अकाउंटेंसी बॉडीज़ की किताबें मंगवाई हैं वहाँ से, और वो उठा के फिर अपनी किताब से मैच किया कि किस जगह पे हमारी किताब में चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो आप जैसे बच्चों के लिए नाजायज़ हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारी किताब में, हमारे सिलेबस में इन दोनों कोर्सेज के ऊपर डाली गई हैं। तो हमने उस पर एतराज़ जताया कि भाई ये चीज़ें हमारे कोर्स में इतने छोटे बच्चे को, जो कि कहाँ से आ रहा हो, पीआरसी से आ रहा है, जुल्म है उसके साथ। तो अभी उस पर बात चल रही है, इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें आपको ओवर द पीरियड नज़र आएंगी कि किताब में रिलैक्स कर दी जाएंगी या निकाल दी जाएंगी, या कहा जाएगा कि जी इस अटेम्प्ट में रहने दें, इसको एग्जामिन नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई बात आ ही जाएगी डाउन द लाइन। एग्जामिन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि किताब में चीज़ें चेंज होंगी। देखिए, मैं शायद वो वाहिद बंदा हूँ इस वक्त जिसने पूरी किताब पढ़ी हुई है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, पूरी की पूरी चीज़ें देखी हुई हैं। मैं ये जानता हूँ कि आपको अगर सिर्फ मशीन लर्निंग के ऊपर चीज़ें पढ़ाई गई ना, वो जो किताब के अंदर जैसे दी हुई हैं, बाखुदा आपको नानी याद आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसको हम देखेंगे, इसको तोड़ तोड़ के चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ साथ लेके चलते रहेंगे ताकि आपके लिए मामलात आसान रहे। तो भैया ये सब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? ये ऐसा नहीं है कि हवाई है, उड़ के आ रहा है कहीं से, नहीं, इसके पीछे एक प्रॉपर रिसर्च है इदारे की। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर एक बड़ी अजीब चीज़ है। मैं यार देखो, बात सुनो, अगर जगह नहीं है ना, बच्चों को मना कर दो यार, बच्चों को बोलो फिर थोड़े ऑनलाइन ले लें, बैठने की जगह नहीं है, फिर मैसअप हो जाएगा। बस अब मजीद और किसी को वो नहीं करो, अंदर नहीं करो, हैं, बस सही है ना। अच्छा, ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का सिलेबस जो है ना, उसके अंदर एक बात लिखी हुई है। उसमें लिखी हुई है, जनाब, दिस सब्जेक्ट हैज़ बीन डिजाइंड इन पार्टनरशिप विद दी
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी कोर्स कहाँ से उठाया, हमने भी कहाँ से उठाया, स्कॉटलैंड से उठाया। ठीक है जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास इस सब्जेक्ट के बारे में ना मैंने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। इसके सिलेबस में क्या क्या है वो जब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपके सामने केस स्टडी नहीं रखूँ। ठीक है, तैयार हो इसके लिए? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज़ ये बताएं, आप एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, मुझे बताएं डाटा क्या होता है? जी डाटा क्या है? कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, डाटा की एक लाइन की डेफिनेशन है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा की डेफिनेशन क्या है भाई? फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर मैं यहां से निकलूं बाहर, अभी ARTT के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाऊं और वहां जाके देखूंगे जी आप जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इस तरह का जो है वो एक सॉफ्टवेयर में डाटा डाला जा रहा होगा जी। बिलाल है हमारा एक स्टूडेंट है, 1001 उसकी ID है हमारे पास, BFD का सब्जेक्ट उसने लिया है, FFR का सब्जेक्ट उसने लिया है और पैसे पे किए कितने? ये डाटा है, किसके मुतालिक है? बिलाल के मुतालिक है। ये एक डाटा है सर। डाटा का मतलब क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसा फिर सर इसी तरह जो है वो नादिर के भी हमने जो है वो फीस ली हुई है, 2 सब्जेक्ट उसको दिए हुए। तो सर ये डाटा आपको कहां से मिला? ARTT के MIS है। MIS का मतलब हमारा सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसा सर मुझे एक बात बताएं, ARTT का फेसबुक पेज खोलेंगे उस पर आपको कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? डाटा मिलेगा। डाटा क्या मिलेगा? हमारे बारे में मिलेगा सर, हमारे टीचर्स कौन कौन है, ठीक है जी, हम सब्जेक्ट्स क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है जी, हमारे जो है वो कौन कौन से कोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं, हमारे रिव्यूज आपको मिलेंगे जी, 88% रिकमेंडेड, पता नहीं किसने लिखे हैं ये, ठीक है जी। फीस स्ट्रक्चर हमारा मिल जाएगा। ये क्या है जी? डाटा। डाटा रिगार्डिंग ARTT। सर एक बंदे का शनाख्ती कार्ड उठाएं, क्या मिलेगा आपको इस पे? इसका शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है जी, नाम है इसका जी बादशाह खान, ठीक है जी, जिन्स इसकी है मर्द नहीं है, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा जवाब देता हूं आपको वापस आके। अच्छा जी, वालिद या शौहर का नाम मोहम्मद शफी, शनाख्ती अलामत कोई नहीं। ये सारा क्या है? ये सारा है डाटा। ये क्या है जनाब? तो डाटा की एक लाइन की डेफिनेशन क्या है? डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं भाई, कोई कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं है। ऐसा अभी अगर मैं मिसाल के तौर पर ओवैस का मोबाइल खोलूं, ओएस के मोबाइल में मुझे क्या मिलेगा? तस्वीरें, डाटा सर, चैट्स, डाटा सर, इसके अंदर जो वीडियोस होंगी इसकी अपनी, ठीक है जी, डाटा। तो इसका मतलब है सर दुनिया में जितनी चीजें इस वक्त मौजूद हैं उनसे रिलेटेड कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी, किसी किस्म की फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये सारा क्या है? न्यूज सुनते हो उससे आपको बताया जी आज फलां जगह पे ये काम हुआ, ये डाटा है, ठीक है जी। आप अक्सर व बेशतर जाएं किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छे मुल्क जाएं, मिसाल के तौर पर आप नीदरलैंड जाएं, आप वहाँ जाए ना तो वहाँ आपको ज़मीन में जहाँ खेती बाड़ी हो रही होती है एक इक्विपमेंट मिलेगी, उसको कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो ज़मीन में वो इक्विपमेंट डाला हुआ उन्होंने, वो क्या करता है? ज़मीन में नमी की पैमाइश करता है कि ज़मीन कितनी नम है, ठीक है जी, इस वक्त फसल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। वो इतना हर सेकंड पे डाटा जनरेट कर रहा है कि इस वक्त ज़मीन के अंदर पानी की मिकदार क्या है, इस वक्त जो है वो हीट कितनी है, इस वक्त फलां फसल उगाने के लिए बेहतर मामला है या नहीं है। आप अक्सर व बेशतर देखिए पाकिस्तान के बाहर ट्रकों के अंदर एक इक्विपमेंट डला होगा जो ये बता रहा होता है कि इंजन की इस वक्त हालत क्या है। ये सारी चीज़ें क्या जनरेट कर रही हैं? ये डाटा जनरेट करें। आसान भाषा में डाटा क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है इसकी। ऐसा अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक बैंक स्टेटमेंट है, इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? डाटा नज़र आ रहा है सर। एक बंदे के पास थे कितने पैसे, उसने पैसे बैंक में डाले कितने, वो आ रहे हैं हमारे पास किस साइड पे? डिपॉजिट्स पे। निकाले कितने उसने, क्या आ रहा है जी? विड्रॉल साइड पे। ये सारा क्या है? डाटा। एक बैंक स्टेटमेंट उठाऊं मुझे क्या मिलेगा? डाटा मिलेगा। सर मैं अपना रिजल्ट कार्ड उठाऊं मुझे क्या मिलेगा? डाटा मिलेगा। मैं ARTT के MIS सिस्टम में जाके देखूं मुझे क्या मिलेगा? मैं ओवैस के मोबाइल में घुस जाऊं मुझे क्या मिलेगा? जो चीज़ मिलेगी उसको हम डाटा भी कहते हैं। ऐसा सही हो वैसे? अच्छा जी, अब मुझे एक बात ये बताएं मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक आइडिया हो गया डाटा का, गौर से सुनना मेरे प्यारे भाई। सर मैं आपके सामने रख रहा हूं एक केस स्टडी, बोर्ड पे देखना, और मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। सर मैं मिसाल के तौर पर एक डोनट शॉप चलाता हूं। क्या बेचता हूं मैं? डोनट्स बेचता हूं। मेरे पास एक डोनट्स बनाने के अलावा ना एक लैपटॉप है
और एक मेरे पास एक आपने देखा होगा ना सर, स्कैनर होता है जो बार कोड और ये सारी चीज़ें स्कैन करके जब आप चीज़ें बेचते हो तो उस पर वो लगा होता है ऐसा, जिसको आप पॉइंट ऑफ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेल्स एक डिवाइस होती है, आपसे कैश लेता है, आपको कैश वापस करता है ऐसा। तो हमारे डोनट शॉप पे एक लैपटॉप है जो मैंने लिया है, और एक मेरे पास कौन सा इक्विपमेंट पड़ा है सर, ये पीओएस मशीन पड़ी हुई है। ठीक है जी, गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है ABC लिमिटेड ऑपरेट्स अ डोनट शॉप नियर अ फैमिली पार्क। तमाम लोग सुन रहे हैं, फैमिली पार्क के बराबर में हम क्या चला रहे हैं? एक डोनट शॉप चला रहे हैं। द कंपनी हैज अ डेली प्रोडक्शन ऑफ 1500 डोनट्स। 1500 डोनट्स, ये क्या है? फैक्ट्स। ये क्या है? फैक्ट्स। डाटा है हमारे पास, कितना डोनट रोज बना सकते हैं हम? 1500। चलाते कहाँ हैं हम? फैमिली पार्क के पास। इट एम्प्लॉयज 6 स्टाफ मेंबर्स इन द सर्विंग टीम। ये प्रोडक्शन टीम नहीं है, ये कौन सी टीम है? जो बंदा आता है डोनट मांगता है, हम उसको सर्व कर दें। कितने लोग हैं? चलाते कहाँ हैं? फैमिली पार्क के पास। प्रोडक्शन कितने की हो रही है? 1500। सर्विंग टीम कितनी है? 6 लोगों की है। द टीम ऑपरेट्स एट फुल कैपेसिटी ओनली ऑन वीकेंड्स। ये 6 के 6 लोग 1 मिनट के लिए फारिग नहीं बैठते। कब? यानी सैटरडे लगातार काम किए जा रहे। क्यों? फैमिली पार्क के करीब है सर, रश है, छुट्टी का दिन है, लोग आएंगे ऐसा। फिर वाइल ऑन वीक डेज द ऑपरेशंस यूजुअली रन्स बिलो। वीक डेज में लोग इतने ज्यादा नहीं आते। कब आते हैं? बताओ, हमने इसमें से क्या क्या डाटा इकट्ठा किया। एक डोनट शॉप है हमारे पास, इक्विपमेंट हमारे पास सर प्रोडक्शन के अलावा एक पीओएस मशीन है, एक हमारे पास क्या है जी? एक लैपटॉप है सर। हमने एक खोला हुआ है सेटअप फैमिली पार्क के पास। सर हमारे पास लोग कितने हैं? 6 लोग हैं सर। हम वीकेंड्स पे कुत्ते बिल्लों की तरह काम करते हैं और वीक डेज में 100% से कम होता है ऐसा। अब मैं पूरे महीने डोनट्स बेचता गया और मैं उसकी रिकॉर्डिंग करता गया। ये सितंबर 2004 का रिकॉर्ड है मेरे सामने। सितंबर 2004 का रिकॉर्ड है मेरे सामने सर। गौर से सुनना, सितंबर 2024 का, सॉरी। इसमें सर मेरे पास डेट है, दिन है, आप चेक करें। मेरे पास संडे का दिन है, पहली तारीख। कौन सा दिन है? संडे का दिन है। मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर इस संडे के दिन की मैं सेल्स देखूं, कितने की है? 1000 डोनट की। डिमांड कितने की थी? इसका क्या मतलब है? कस्टमर आया था, 1450 डोनट्स मांग रहा था, हमने दिए कितने? बेचे कितने? 1000। क्यों? ऊपर लिखा हुआ है ना 1500 बन सकते हैं मनुष्यों, अभी पड़ा ऊपर, कितने बन सकते हैं? तो बेचे क्यों नहीं? अभी पड़ा ऊपर डाटा, अभी यही तो सारा मसला है ना। अभी ऊपर क्या पड़ा? कितने लोग हैं हमारे सर्विंग टीम में? और वीकडेज में, वीकेंड पे क्या होते हैं वो? 100% ऑक्युपाइड होते, टाइम ही नहीं है उनके पास। और ये पूरा वीकेंड पे काम करने के बावजूद वो कितने यूनिट बेच पा रहे हैं? 1000। डिमांड कितने की है सर? इसका मतलब है 450 डोनट्स नहीं बिक पाए। क्यों सर? सर्विंग टीम ही नहीं थी। कस्टमर आए, उनको हमने कहा वेटिंग है सर, वेटिंग है सर, बंदा नहीं है देने वाला, वेटिंग है सर, वेटिंग है सर। उन्होंने क्या किया? निकल लिए। ऐसा है। ये बराबर में कौन सा कॉलम है? मार्केटिंग एक्सपेंस। क्या मार्केटिंग एक्सपेंस करना चाहिए था हमें? डिमांड इतनी है, बेच ही नहीं पा रहे, तो मार्केटिंग क्यों करें? मार्केटिंग तो जब करते हैं जब हमारे पास डिमांड कम हो। अच्छा, मैं आता हूं मंडे की सेल्स को देखता हूं। और नहीं, सारा क्या है? डाटा। मंडे को क्या नजर आ रहा है? 900 यूनिट डिमांड थी, 900 की सेल थी। क्यों? उसने लिखा है वीकडेज में मामला ठंडा होता है। अच्छा, वीकडेज में हमने सर ये 500 रुपए की मार्केटिंग भी की है। क्या किया होगा हमने? इंस्टाग्राम पे एक ऐड लगा दिया होगा कि आए डोनट खाएं, ठीक है जी, और स्प्रिंकल वाले डोनट है, फलाने वाले डोनट। आ जाते हैं लोग। अच्छा, बाज़ औक़ात एक चीज़ को देख के ना आपको नीड जनरेट हो जाती है दिल में। मैं एक फेसबुक घुमा रहा हूँ, एक जूता नजर आ गया मुझे, नहीं चाहिए मुझे जूता, बहुत पड़े हुए घर में। फिर एक सुलेमानी जानदार चीज जो है ना हमें काटती है, फिर हम उसको देखना शुरू करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। फिर फेसबुक क्या करता है? ऐसी की तैसी तुम्हारी, एक और जूता, एक और जूता, एक और जूता। फिर क्या होता है? इंसान तंग आगे खरीद ही लेता है। ऐसा है। तो सर हम जब मार्केटिंग एक्सपेंस या मार्केटिंग करते हैं तो अब देखें, जिस दिन हमने मार्केटिंग नहीं की हमारी सेल्स कितनी है? ऐसा है। अब बताओ, हमारे पास टेक्निकली दिन 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक कौन से? वीकेंड्स। वीकेंड्स पे सेल्स ज्यादा हो रही है, डिमांड बहुत ज्यादा, पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा
और सर जिस दिन मार्केटिंग कर रहे हैं उस दिन भी सेल ज्यादा है, जिस दिन मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं वीकडेज में। अच्छा, मैंने सारा डाटा ओवर द पीरियड जमा किया, आप देखें अक्सर मुझे नजर आ रहा है वीकेंड्स पे क्या हो रहा है, हम ओवर ऑक्युपाइड हैं। वीकडेज में क्या है, ठंडे होके बैठे हुए हैं। वीकेंड्स पे क्या है जी, हम ओवर ऑक्युपाइड हैं। वीकडेज में क्या है हम जी, ठंडे होके बैठे हुए हैं। और फिर क्या हो रहा है सर, जब मार्केटिंग एक्सपेंस हो रहा है तो सर डिमांड जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब पूरे 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 महीने की सेल्स का डाटा मेरे सामने है, मैं हूं मालिक कंपनी का। ये डाटा कहां स्टोर करता हूं मैं, अपने लैपटॉप में। कहां स्टोर करता हूं, अपने लैपटॉप में, अपने सॉफ्टवेयर में इसको मैं स्टोर करता हूं कि जी ये पूरे महीने का डाटा है। और तो सुनना, मेरे पास है डोनट की, एक डोनट पे प्रॉफिट कितने का है, 10 रुपए का। एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, ये सारा मैं रिकॉर्ड करता हूं। और रिकॉर्ड करने के बाद भूल जाता हूं, जैसे आमतौर पे हर बैच के एंड पे हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है खत्म हो जाता है, किसी काम का नहीं है। अब मैंने एक चीज सोची, मैंने एक पर्टिकुलर कोर्स पढ़ा, उस कोर्स का नाम था डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क। उसमें यह लिखा हुआ था कि एक सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर आता है सर टेब्यूले के नाम से, या आता है पावर बीआई के नाम से। गौर से सुनना, ठीक है जी। या आता है हमारे पास आईबीएम का एसएसएपी, ठीक है जी। हमने इनमें से एक सॉफ्टवेयर लैपटॉप में डाला, ये सारा डाटा डाल दिया उसमें। हमने कहा जरा एनालाइज करो और बताओ कि इस डाटा को देख के आप मुझे कोई चीज सजेस्ट कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स ने इस पूरे डाटा को क्या किया, प्रोसेस किया। क्या किया, डाटा क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसको प्रोसेस किया, उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली। क्या निकाली, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये डाटा क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। आमतौर पे डाटा के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सिस्टम में डाला ये डाटा, सिस्टम ने पता है मुझे क्या दिया, इसमें से ये दिया। सिस्टम ने कहा रुको बेटा, कुछ आपके लिए निशानदेही की हमने। इस सिस्टम ने कहा कि ऑन वीकेंड्स डिमांड कंसिस्टेंटली एक्सीडेड 1400 से 1490 डोनट्स। उसने कहा आपको पता है मालिक साहब, आप वीकेंड्स पे इतना आपके पास डिमांड होती है, फिर हाउएवर हमारी सेल्स कितनी होती है, 1000। उसने कहा इसका मसला प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बॉटलनेक। बॉटलनेक क्या होता है, जो स्लो करता है प्रोसेस को। उसने कहा मसला प्रोडक्शन का नहीं है, मसला किस चीज का है। उसने कहा मसला ये कि आपके पास स्टाफ की अवेलेबिलिटी का इशू है। ठीक है जी, आप हर वीकेंड पे एटलीस्ट 2 एडिशनल स्टाफ्स को इंगेज करें। वीकेंड पे पकड़े किसी सीए के स्टूडेंट को और कहेंगे भाई सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती हैं तो आ जाओ बेटा जरा यहां पर, क्या कर लो हमारे साथ, काम कर लो। आप यकीन करें, मैं कल या परसों ये बच्चा पार्टी पे गया था बच्चों को लेकर, और आप ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, मुझे वहां एक स्टूडेंट मिला। ठीक है जी, वहां एक स्टूडेंट मिला मुझे, और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा बेटा पढ़ते हो, बोले सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा काम भी करते हो। मैंने कहा बेहतरीन बेटा, हलाल कमाने में कभी भी शर्म नहीं करना, ऐसा। अच्छा जी, फिर मुझे एक बात बताएं सर, 2 बंदे कह रहे हैं कि हायर कर लें, कब, इससे क्या फायदा होगा। प्रोडक्शन तो कर सकते हो ना, स्टाफ का मसला है ना, सर्विंग का मसला है ना, ये आपको जो है वो सर्व करके दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सर इनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी ना, कितनी तनख्वाह है इनकी, 1200, तो 2400 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन सर 10 रुपए हर डोनेट पे बच भी तो रहे, 400-450 डोनेट बेचोगे तो तुम्हें 4500 रुपए बच जाएंगे, ऐसा है या नहीं है। ये बात मुझे किसने बताई, ये सॉफ्टवेयर ने बताया। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, या टेबलो या पावर बीआई ऐसा, या आईबीएम का एसएसएपी, इससे मुझे बताई। इससे मुझे कहा भाई आप ये जो एडिशनल 400-490 यूनिट्स है ना, आप इंशाल्लाह बेच पाएंगे। एक सजेशन इसने मुझे ये दी। दूसरी सजेशन इसने क्या दी, उसने कहा वीक डेज में आमतौर पे सेल्स होती है कितनी, 600 से 700 यूनिट्स। लेकिन अगर आप 500 रुपए का केवल 500 रुपए का अगर आप खर्चा करते हैं मार्केटिंग पे, तो ये सेल्स बढ़ के कितनी हो जाती है, 900। कितने एडिशनल यूनिट बेच रहे हो, 600 और 900 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 300 एडिशनल यूनिट बेच पाओगे तुम अगर क्या करो, मार्केटिंग का खर्चा करो। एक डोनेट पे कितने का फायदा है। तो सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास कितने का फायदा हो जाएगा,
3,000 का, मेरी कॉस्ट कितनी है सर? तो ये काम करने से फायदा होगा। ये मुझे कब इसने सजेस्ट किया, कब करना चाहिए? सर इससे मुझे कहा वीक डेज पे। उसने कहा जनाब इंस्टाग्राम कैंपेन्स सिग्निफिकेंटली बूस्ट वीक डे सेल्स, मूविंग देम मच क्लोजर टू द शॉप्स ट्रू पोटेंशियल। फिर ऑन वीकेंड्स हाउएवर नो मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड। ऐसा। अब मुझे एक बात बताइए, ये दो बातें आपको किसने बताई? सिस्टम ने बताई। किसने बताई? डेटा को आपने कहां डाला? सिस्टम में डाला। सिस्टम से क्या निकली? इंफॉर्मेशन निकली। इंफॉर्मेशन क्या निकली? कि भाई दो लोग हायर करो, बंदे शॉर्ट है तुम्हारे पास, प्रोडक्शन का मसला नहीं है, सेल्स प्रोडक्शन की वजह से कम नहीं हो रही है। सेल्स किसकी वजह से कम हो रही है? आपके लैक ऑफ स्टाफ की वजह से। आपका स्टाफ हो, सर्विंग स्टाफ हो, लोग नहीं जाएंगे। फिर उसने कहा जी वीक डेज पे ये ठंडे होकर बैठे होते हैं, वीक डेज पे आप सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करें? मार्केटिंग एक्सपेंस करें। अब बताओ, इसके बाद हमने डिसीजन किया। डिसीजन क्या किया हमने? हायरिंग फुल टाइम क्यों नहीं रखे? फायदा नहीं है सर फुल टाइम रखने का। ये जो इवेंट मार्केटिंग के बाद डिमांड बढ़ भी गई तो भी हमारे पास इतने लोग हैं कि 1000 यूनिट की सेल्स आराम से हो जाती है, 6 लोगों में हो जाती है। फिर उसने कहा जनाब आप एक काम करें, आप टेम्पररी हायरिंग करें, ये प्रॉफिटेबल चीज है, ठीक है जी, क्योंकि कंपनी कैप्चर कर लेगी किसको? अनमेट डिमांड को। अनमेट डिमांड का मतलब जो हम पहले डिमांड मीट। दूसरा डिसीजन क्या है? टारगेट वीकली मार्केटिंग कॉस्ट, सॉरी टारगेट वीकडे मार्केटिंग कॉस्ट इज इफेक्टिव व्हाइल वीकेंड सेल्स रिक्वायर ओनली स्टाफ एक्सपेंशन नॉट मार्केटिंग। मुझे एक बात बताओ, आपके पास था क्या? डाला किसमें? क्या निकला उससे? इंफॉर्मेशन। क्या निकला? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस काम आएगी? डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन किस काम आएगी? अब बताओ हमारे इस पूरे कोर्स में हमने क्या पढ़ना है? डेटा जमा कैसे करेंगे, कलेक्ट कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, फिर सिस्टम में डालेंगे। सिस्टम कौन सा होना चाहिए, कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम चलाएं, क्या ताकि हमें इससे क्या मिले? इंफॉर्मेशन मिले। इंफॉर्मेशन किस काम आएगी? आपके कोर्स के 2 कंपोनेंट्स कनेक्ट हो गए। कौन से? डेटा और सिस्टम। डेटा और सिस्टम क्या है जी? डेटा को इंफॉर्मेशन बनाने वाला प्रोसेस। सिस्टम क्या है जी? सिस्टम में क्या आता है? हार्डवेयर। सिस्टम में क्या आता है? सॉफ्टवेयर। सिस्टम में क्या आता है? हार्डवेयर। सिस्टम में क्या आता है? और तीसरी चीज नेटवर्क। तीसरी चीज नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब आप डाटा को किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डालते हैं किसमें हम? सिस्टम क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हमारी नेटवर्किंग। ऐसा। इससे हमें मिलेगा क्या? इंफॉर्मेशन। हम किस काम में लेकर आएंगे? आप यकीन करें कि इससे पहले ये टेक्नोलॉजीज आने से पहले ये जो पास्ट का डाटा होता था ना, ये एक फजूल तरीन चीज होती थी। कोई भी बंदा साल खत्म होने के बाद बैठ के दोबारा पीछे जाकर ये नहीं देखता था कि उसने पिछले सालों में सेल्स कितनी की है, पिछले सालों में, पिछले महीनों में मिस्ड अपॉर्चुनिटीज कितनी है, और पिछले महीनों में अगर हम एक काम कर लेते, मार्केटिंग कर लेते, तो सेल्स में कितना इजाफा होता। ये बात समझ आ रही है? ये बात भेजे में बैठती है। अब बताएं जी, हमने एक बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन अपने पास दिमाग में बिठा ली। डाटा इज, सिस्टम में डालेंगे उसको तो क्या बनेगी? वो इंफॉर्मेशन बनेगी। ऐसा है, किसी को उसमें कोई कंफ्यूजन? मैं कोई आपको पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ क्या बता रहा हूं आपको, हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है। ऐसा। अब सुनो, तीसरा पार्ट क्या है? रिस्क। अब हम डालने जा रहे हैं इसमें क्या चीज? रिस्क। ये क्या है भैया? ये जो देख रहे हो आप, ये डाटा है। ये क्या है जनाब? डाटा है। डाटा क्या है जी? रॉ फैक्ट्स एंड, किस में डाली हमने? सिस्टम में डाली। सिस्टम में डाली तो क्या बन गई? इंफॉर्मेशन। किस काम आती है? और एक और चीज भी यहां लिखी है, कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए तुम्हें टोटल सेल्स चाहिए होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए तुम्हें टोटल कॉस्ट चाहिए होगी। ये तुम्हें कहां से मिलेगी? सर इंफॉर्मेशन से मिलेगी। जो हमने डाटा डाला होगा सिस्टम में, सिस्टम को हम कहेंगे बताओ ट्रेंड्स, बताओ हम कहां गलत जा रहे हैं, अच्छी चीज बताओ, कोई मशवरा दो, तो हमें इस तरह के मशवरे देगा। और हम सिस्टम से क्या कह सकते हैं? समरी बताओ, हमने क्या कमाया, क्या गवाया। ऐसा। तो सर मुझे बताएं फिर, डाटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डालना कहां पर है? निकलेगी क्या? इंफॉर्मेशन किस काम आएगी? डिसीजन मेकिंग और लीगल कंप्लायंस की। अब एक बात बताओ, एक रात मैं अपना लैपटॉप खुला छोड़ गया और
सर हमारा एक एम्प्लॉय है, उसने उठा के पिछले 3 महीने की सेल्स का डाटा डिलीट कर दिया। पिछले 3 महीने की सेल्स का डाटा डिलीट कर दिया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम है वो इंटरनेट पे भी लगा हुआ है सर, किसी बंदे ने साइबर अटैक किया और हमारा डाटा चोरी कर लिया। कोई हरामखोर आया, उसने हमारे डाटा को उठाया और इनक्रिप्ट कर दिया। क्या कर दिया? इनक्रिप्ट समझते हो? डाटा को उठा के वो चेंज कर देता है उसकी फॉर्म, और फिर आपसे मांगता है पैसे कि अपना डाटा चाहिए तो मैं सही करके दे देता हूं, नहीं दोगे तो मैं डिलीट कर दूंगा। इसको हम क्या कहते हैं? डाटा की इनक्रिप्शन। डाटा का फॉर्म चेंज कर देता है, वो डाटा रीडेबल नहीं रहता, और तोड़ किसके पास होता है? उसी के पास होता है। ऐसा तो सर डाटा क्या हो सकता है? मैनिपुलेट हो सकता है, डाटा डिलीट हो सकता है, डाटा मैनिपुलेट हो सकता है, डाटा चोरी हो सकता है। ऐसा ये क्या है? हमें डर है। ये क्या है हमें? कि डाटा खराब हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, चोरी हो सकता है। सिस्टम में कोई मसला हो सकता है? हाँ सर, सिस्टम में क्या मसला हो सकता है? रिजल्ट वाले दिन ICAP की वेबसाइट नहीं चलती है, नहीं चलती है। आप उठा के देखें, आप वेबसाइट खोल के बैठ जाएं सर, कोई आधे घंटे पौने घंटे बाद जाके वो चलना शुरू होगी। क्यों? उसका ट्रैफिक कितना है। ऐसा तो मुझे एक बात बताएं, सिस्टम फेल हो सकता है, डाउन हो सकता है, फिर नेटवर्क में डिसरप्शन आ सकती है, इंटरनेट बैठ गया पाकिस्तान में, कॉमन प्रॉब्लम है, उससे क्या हो सकता है? सिस्टम की प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है। तो अलगर्ज या सॉफ्टवेयर जो है वो रिजल्ट सही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, गलत चीजें बता रहा है, ये सारी चीजें क्या है? तो बताओ रिस्क का मतलब क्या है? या डाटा खराब हो जाए, या सिस्टम खराब हो जाए, या डाटा खराब हो जाए, ये रिस्क है। अब बताओ रिस्क काम करते क्या है? बीमारी से बचा जाता है या बीमारी का इलाज किया जाता है? दोनों काम किए जाते हैं मनुष्यों। पहले बीमारी से बचा जाता है कि बीमारी हो ना, और जब हो जाए तो फिर इलाज किया जाता है। तो रिस्क काम क्या करते हैं? पहले उसको प्रिवेंट करते हैं, और अगर प्रिवेंट करने के बाद भी वो अकर हो जाए, इवेंट आ जाए, तो फिर उसको मैनेज करते हैं। ऐसा है। अब बताएं हमारे कोर्स में कितनी चीजें हैं? एक डाटा है। डाटा है क्या? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सर वो डालना किसमें? हमने सिस्टम में डालना है, ताकि क्या निकले? इंफॉर्मेशन निकले। और फिर मुझे बताएं सर, इस डाटा और सिस्टम की हिफाजत करनी है हमने किससे? रिस्क से। रिस्क क्या है सर? खदशात, वो मसले मसाइल जो हो सकते हैं, पहले आपने उनको प्रिवेंट करना है, और अगर प्रिवेंशन के बावजूद वो हो जाए तो उनको मैनेज करना है। ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है। इस पे आप भले अपने पास 2 लाइनें लिख लो। अब बताओ हमारे पूरे कोर्स में कितनी चीज़ें हैं? हम पढ़ेंगे डाटा को, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे किसको? सिस्टम्स को। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे किसको? इन दोनों से रिलेटेड रिस्क को। ऐसा है। ये अब्जॉर्ब हो गया जनाब? अच्छा जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। इस पे अगर कुछ आपने लिखना है तो अपने पास लिख लें, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बढ़े हम आगे दोस्त। बढ़ जाए हम। हाँ, बाद डाटा कलेक्ट ऐसा होता है कि उससे इंफॉर्मेशन निकालना बहुत आसान होता है, बहुत थोड़ी सी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। अच्छा जी प्यारे भाई, आपके पूरे कोर्स में डाटा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अभी ये लिखना नहीं है, ठीक है? डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है जी? डाटा को स्टोर कैसे करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट का पूरा हिसाब किताब है। डाटा को प्रोसेस कैसे करेंगे, ये पूरा हिस्सा जो है वो डाटा के चैप्टर्स में आएगा। सिस्टम में क्या क्या आएगा हमारे पास? हार्डवेयर है, एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर है, और नेटवर्क है। और ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, AI मॉडल्स हैं, और ERPs हैं, ये हमने डिटेल में पढ़नी है। हर एक पे एक चैप्टर है, हर एक पे एक चैप्टर है। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ बेटा। फिर जी रिस्क को हमने आइडेंटिफाई करना है, और फिर जब हो जाए तो फिर उसको क्या करना है? हमने मैनेज करना है। अब मैं आ रहा हूँ दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनना, आपके कोर्स में सबसे पहले जो एरिया है वो है डाटा एंड एसोसिएटेड टॉपिक। डाटा के 35 से
45 नंबर है और सबसे आसान एरिया है इस सब्जेक्ट का। कितने नंबर हैं? 35 से 45 डाटा के अंदर। ठीक है जी। डाटा में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं। कितने? 6 टॉपिक्स हैं। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। पहला चैप्टर है डाटा से रिलेटेड। भाई डाटा कितने टाइप का है? ठीक है जी। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, खुद कलेक्ट करते हैं या किसी ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। डाटा कलेक्ट करते हुए एथिकल स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर भाई इससे मैंने डाटा कलेक्ट किया या मेरे वेबसाइट पे आके ये अपना कार्ड नंबर वगैरह डालता है, चीज़ें खरीदता है, तो सर फिर इसके कार्ड नंबर का बाकी सारी चीज़ों का हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तो सर ये आ जाती है डाटा मैनेजमेंट के अंदर कि आपके पास जो डाटा जमा हो गया उसका आपने क्या करना है, मैनेज करना है तरीके से ऐसा। फिर डाटा एनालिसिस, ये जो आपने अभी काम किया ना, ये आपने जो सिस्टम में ये डाटा डाला और हमारे जो सॉफ्टवेयर थे, क्या नाम थे उनके, टेबलो था, SSAP था और पावर BI था, उससे क्या किया, इसको एनालाइज करके दे दिया। तो आप डाटा एनालिसिस के चैप्टर में ये पढ़ोगे बिग डाटा क्या है। मुझे एक बात बतानी, बिग डाटा का मतलब क्या है वो सुनना जरा दोस्त। सर बाज़ औक़ात जो है वो आप अपनी वेबसाइट उठाएं, सर अमेज़ॉन अपनी वेबसाइट उठाए, उसमें रिव्यूज़ उठाए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, जो रिव्यू लिख के जाते हैं लोग, प्रोडक्ट बिल्कुल ही बकवास थी, लाना थे तुम लोगों पे, जो चीज़ मंगवाई थी वो नहीं भेजी, कुछ और भेज दिया, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट था, इस्तेमाल करते या फाका हुआ, ऐसा। ये क्या है सारे, और ये रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, रियल टाइम अपडेट हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग चीज़ें खरीदते जा रहे हैं अपडेट होते जा रहे हैं। अगर कंपनी इन रिव्यूज़ को छोड़ दे और उठाए जी 6 महीने बाद देखने के लिए, तो कोई फायदा होगा? नहीं सर। तो बाज़ औक़ात हमें बड़ा डाटा, ठीक ठाक मुकम्मल डाटा उठा के उसकी रियल टाइम प्रोसेसिंग करनी होती है, ताकि हमें साथ साथ चीजें पता चलती रहे और हम उसको क्या करते रहें, अपनी स्ट्रेटजी को सही करते रहे। ये हम कहां पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे बिग डाटा के अंदर। मैंने आपको बताया ना कि आप एक लीजिंग कंपनी है, लीजिंग समझते हो क्या होती है, किराए पे देती है ट्रक, ठीक है जी, उसका नाम है, ये मिटेगा कैसे, उसका नाम है पेंस्की भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है जी। ये बड़ी मशहूर लीजिंग कंपनी है, क्या करती है, ट्रक लीज पे देती है। इन्होंने अपने ट्रक पे एक इक्विपमेंट डाला हुआ है जो क्या करता है, चीजें नोट करता है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, ट्रक पे धूप कितनी पड़ रही है, ट्रक का इंजन कितना किस हिसाब से चल रहा है, ट्रक हीटअप तो नहीं हो रहा, एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन ये डिवाइस जमा कर रही होती है और किसको भेज रही होती है, हेड ऑफिस को भेज रही होती है। हेड ऑफिस को क्या कर रहा होता है, इस ह्यूज डाटा को जिसमें मिलियंस ऑफ चीजें जो है वो सर एक एक दिन में रिपोर्ट हो रही है, उसको क्या कर रहे होते हैं हम, समराइज करके उसको इसी वक्त अभी के अभी रियल टाइम में लेके चल रहे होते हैं। अगर आपको पता चल गया कि जी इंजन हीटअप हो रहा है, इंतजार करें खराब होने का, नहीं। तो सर बिग डाटा में हम क्या करेंगे, बड़ा डाटा जमा होगा और उसको हम प्रोसेस कर रहे होंगे, कैसे, रियल टाइम कैसे करेंगे, इसके मॉडल्स कौन कौन से, ये हम देखेंगे इसके अंदर। फिर हमारे पास आता है सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर है सर एक, जिसमें हम अपने बड़े डाटा को ऐसे स्टोर करेंगे कि हमारे मल्टीपल यूजर्स उसको एक साथ इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें डाटा डाल भी रहे होंगे और उसमें से डाटा निकाल भी रहे होंगे। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। सर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका यही एरिया अच्छा स्ट्रांग है, इसी एरिया में से जो है वो आपने जो है वो अगर नंबर उठा लिए, मेरे हिसाब से तकरीबन 40 के करीब मार्क्स आपके इसी एरिया से टेस्ट होंगे, 40 नंबर आपके इसी एरिया से टेस्ट होंगे। ऐसा ये 35 से 45 मार्क्स का एरिया है। ओवर द पीरियड मुझे लगता है इसके मार्क्स कम होते रहेंगे, सिस्टम और रिस्क के मार्क्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन सर ये इनिशियल स्टेजेस पे चूंकि हमारा सब्जेक्ट भी अभी इमेच्योर है, हमारा एग्जामिनर भी अभी जो है वो पहली दफा पेपर बनाएगा, स्टूडेंट भी पहली दफा पेपर देगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ICAP बहुत ख्याल रखता है जब एक नया सब्जेक्ट आता है, बहुत ख्याल रखता है वो कि कहीं ऐसा ना हो कि यार बच्चे के साथ ज्यादती हो जाए। ये मैं आपको बता सकता हूं सर अपने पुराने 20 साल के एक्सपीरियंस से, जब भी नया सब्जेक्ट आया है वो ओवर द पीरियड मैच्योर हुआ है। पहले दिन ही उसमें डंडा नहीं आया है, बंबू नहीं आया पहले दिन, मामला आसान रहा है। ऐसा अच्छा जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। ये मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप अपने पास नोट कर लें, लिख लें, अगर आप जो है वो पढ़ने आए तो ठीक है। बाकी बहुत सारे मेरे दोस्त कोलीग्स जो है वो ऑनलाइन भी बैठे हुए, बहुत सारे हमारे फेलो टीचर्स भी। अस्सलाम वालेकुम सर।
नवाजिश सर, नवाजिश जी। बड़े हम आगे दोस्त। एक यहाँ हरामखोर बैठा हुआ है आई क्या प्रेसिडेंट के नाम से। ये नहीं करो यार। हाँ जी, ये तुम लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये कैफ का पहला अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा कैफ का? अच्छा, मतलब मेजॉरिटी इस तरह के लोग हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी इससे पहले क्लास में बात कर रहा था, बच्चे ने कहा सर सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन क्या रखें? मैंने कहा जी FAR1 देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। लॉ और टैक्स आपकी मर्जी है, किसी भी कॉम्बिनेशन में उठा लो। पहली अटेम्प्ट में डाटा का पेपर मिस नहीं करना, ठीक है जी। 1-2 अटेम्प्ट तक इसका पेपर रीजनेबल आएगा, मेहनत करके आप पेपर निकाल लोगे। अभी तो मैं मॉडल पेपर पे बात कर रहा हूँ, अभी जो आगे हम आते हैं एक स्टेप, ठीक है जी। अच्छा, जो बच्चा फेल हो गया आ जाएगा बेचारा, ग्रुप A पास नहीं होगा, उसको भी ये देना पड़ेगा। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि यार इस पेपर में अभी ये भी छोटा बच्चा है, लड़ने आया है आपसे, उठा के आप इसको फेंक सकते हैं। ये जब बड़ा हो जाएगा ना, फिर ये आपको वो काम आपके साथ करेगा ना कि ये जो नहीं होना चाहिए। जी मेरा बच्चा, अच्छा भाई, अभी आई कैप इस पर क्लियरेंस इशू कर देगा कि लास्ट जो उससे पहले था ना, स्कीम आने से पहले जो ग्रुप A था ना, स्कीम आने से पहले और स्कीम आने के बाद जो ग्रुप A है, इन दोनों में से अगर किसी के 2 पेपर पास है ना, तो वो ग्रुप B के पेपर दे सकता है। यानी अगर किसी का कॉस्टिंग का पेपर पास है और साथ में एक लॉ भी पास है तो वो ग्रुप B में जा सकता है, ऐसा। अच्छा जी मेरा बच्चा, यार ये सारे बाद में कर लेना क्लास के बाद। हसन अब्बासी जवाब दे देता हूँ, रुक जाओ, आगे बढ़ो दोस्त। ये करना, कॉपी करना, सॉरी, वापस आ जा भाई, वापस आ जा। चलो जी, सर हुसैन तल्लत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो ये समझ नहीं आता यार, वो किस कैपेसिटी में खेलता है? वो बैट्समैन है, बॉलर है, क्या है वो? इंडिया की तरफ से खेला। कोई टेंशन नहीं है जी, ऑलराउंडर है। चलो जी प्यारे भाई दोस्त, अच्छा देखो, मैं आपको एक चीज़ आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा सर, गौर से सुनना दोस्त, कि कुछ कोर्सेज ना मैं आपको इस पर्टिकुलर बैच को पढ़ाते साथ में रिकमेंड करता जाऊँगा, ठीक है जी। कि जी आप जो है वो मिसाल के तौर पर SQL का एक कोर्स है, ठीक है जी, वो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है जी। यूट्यूब के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, 7-8 घंटे का एक कोर्स है, आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी आप सिस्टम को कहते हो ना, कितने लोग पास हुए बताओ, तो ऐसे नहीं करते हम, ये माइक लगा सिस्टम बताओ कितने लोग पास हुए, नहीं। हम सिस्टम को जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसकी एक लैंग्वेज है, ठीक है जी, वो लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको डाउन द लाइन जो है वो पावर BI के बारे में भी चीज़ें बताता जाऊँगा, वो भी हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको कोर्स या तो रिकमेंड कर दूंगा या कोई परचेज करके आप लोगों के लिए जो है डाउनलोड करके आपको दे दूंगा, ठीक है जी, कि आप देख लें। अच्छा, मशीन लर्निंग के ऊपर हम कुछ चीज़ें देखेंगे, फिजिकली क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है जी, कि मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स कैसे चलते हैं, GNNs कैसे चलते हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यार जब ये कोर्स ख़त्म हो ना, तो इसके बाद आपको एक मीनिंगफुल IT से रिलेटेड चीज़ें आती हों। देखो, मैं आज से कोई 1 साल पहले जब ये सारा सब कुछ ऑनलाइन जा रहा था, तो हमने एक बिज़नेस करने का सोचा था, और वो बिज़नेस ये था कि हम क्लाउड अकाउंटिंग शुरू करें। हम पाकिस्तान के बाहर जो लोग काम करते हैं, जो बिजनेसेस चलते हैं, वो अपने अकाउंटिंग फंक्शन को आउटसोर्स करते हैं, ठीक है जी। यहाँ बहुत सारी कंपनीज, हमारे बिल्कुल इसी बिल्डिंग के नीचे एक कंपनी है, इसका नाम है आर्थर लॉरेंस। ये US की बहुत सारी छोटी छोटी एंटिटीज़ का क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो है वो यहाँ बनाते हैं, उनका पेरोल यहाँ मैनेज कर रहे हैं। तो हमने जो है वो साल भर पहले इसके ऊपर काम करना शुरू किया था।
तो मैंने यकीन करें क्विक बुक से जो है वो काम शुरू किया था, उसको समझना शुरू किया। देन उसके बाद मैंने आईकैप के जो है वो काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज हैं कोर्सेरा के। मैं आपको ये चीज़ें साथ साथ बताता जाऊँगा, पढ़ाता जाऊँगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा यार ये कोर्स फलां लिंक के ऊपर मौजूद है, प्रैक्टिकली देखना है तो वहाँ से जाके देख लेना, क्योंकि हमारे कोर्स में ये चीज़ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कवर्ड है। बहुत सारी चीज़ें मुझे मजबूरन यहाँ दिखानी पड़ेंगी कि भाई अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ तो मैं एसक्यूएल से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको साथ साथ रिकमेंड भी करता जाऊँगा, वो आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर करते जाएं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा जो आप साथ साथ लेते जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी सर, हमारे पास उसके बाद जो सिस्टम्स का एरिया है ना, ये है 30 से 40 नंबर का एरिया। इस एरिया पे मसले हैं, ये 30 से 40 नंबर का एरिया है, 30 से 40 नंबर का। इसमें 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी। क्रिप्टो के बारे में भी हमें क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो क्रिप्टो की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास हैं 7 सब्जेक्ट्स। अच्छा इन 7 में से ना ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, स्पेसिफिक जो है वो टेक्नोलॉजी है जिस पे हमने काम करना है। बाकियों में जनरल थ्योरी है। ठीक है जी। ईआरपी क्या होता है जी? क्या होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग? क्या होता है जी? एआरटीटी का एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर है जिसमें फाइनेंस वाला भी अपना डाटा डालता है। ठीक है जी। सेल्स वाला भी अपना डाटा उसी में डालता है। ठीक है जी। एचआर वाला भी अपना डाटा उसी में डालता है। मेरे पास सबका एक्सेस है, मैं सारा डाटा देख सकता हूं, मैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाता हूं। ठीक है जी। एचआर वाला सिर्फ अपना डाटा देख सकता है, फाइनेंस वाला सिर्फ अपना डाटा देख सकता है। तो पूरी इंटरप्राइज की सारी डाटा का जो सेटअप है वो एक जगह होता है। हर एक बंदा अपनी नीड के हिसाब से डाटा को देख सकता है और उसको यूटिलाइज कर सकता है। कुछ लोगों के पास सर ज़्यादा पावर होती है, वो बड़ी पोजीशन पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 4-5 डिपार्टमेंट्स का डाटा देख लेते हैं। जो और टॉप पे बैठा होता है वो पूरी की पूरी कंपनी को देख सकता है। अच्छा जी, ये हमारे पास है सर 7 चैप्टर्स और इसके मार्क्स हैं 30 से 40। सैप एक एग्जाम्पल है, सैप एक एग्जाम्पल है ईआरपी की। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का शॉर्टकट है। फिनटेक के अंदर ये ई पेमेंट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आती हैं इसमें। बिल्कुल यार, आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा अगर आप सिर्फ इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, तब भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, क्या चीज़? एसक्यूएल के अंदर तो मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। कोडिंग हमें शायद जो है वो कुछ एक आध जगह पे हम देखें उसको, कोडिंग को हम सिर्फ एज अ स्ट्रक्चर देखेंगे, कोडिंग होती क्या है अप्लाई नहीं करेंगे हम इस कोर्स के अंदर। ठीक है, एज अ स्ट्रक्चर हम देखेंगे कोडिंग नज़र कैसे आती है। ठीक है जी, अभी बता रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही है। ठीक है जी। अच्छा मेरे प्यारे, लिख लिया, कॉपी कर लिया? जल्दी 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 जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। सर अगर कोई कैफ 4 से 5 अटेम्प्ट में पास करेगा तो बिग 4 में जा सकता है। हाँ, अगर उसका ससुर वहां काम कर रहा है, अदरवाइज मुश्किल है। 4 वाले का फिर चांस बन जाता है, ज़्यादा बेहतर है कि यार 3 में ख़त्म करो। यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस वक्त मैं आपको एक फिगर कोट कर रहा हूं कि अगर ये जो भी रिज़ल्ट आ रहा है ना, इसमें 1500-1600 लोग पास हो गए ना, आप यकीन करें अजाब बन जाएगा आईकैप के लिए, लोगों को आर्टिकल्स के लिए मैनेज करना। ये आईकैप का बेचारों का टेंशन भी ऐसा है कि लोग जो है वो, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ होती है मार्केट में छोटी फर्म्स में, लेकिन लोग आमतौर पर छोटी फर्म को ज्वाइन नहीं करते। लोग कहते हैं यार मैंने इतना काम किया है, इतना टाइम लगाया है, पहले अटैम्प्ट में पास किया है। अब मेरा एक असिस्टेंट है मुजम्मिल, उसे 2 अटैम्प्ट में कैफ पास किया, 6 महीने उस बेचारे को फारिग बैठना पड़ा, नहीं हुआ उसका। उसके बाद जाकर नसीब अच्छा था उसका कि उसको एक फर्म ने बुला लिया, इंटरव्यू हुआ, वीडियो में उसका इंडक्शन हो गया। एक और हमारा असिस्टेंट है, उसका जो है वो जीटी में इंडक्शन हो गया। तो ये नसीब अच्छे थे कि यहाँ हमारे साथ थे, अदरवाइज तो हाँ। लेकिन ये छोटी नहीं है ना, छोटी मोटी फर्म है, जैसे जमालुद्दीन एंड कंपनी, वहाँ जो है वो एक कमरे में जमालुद्दीन और उसकी वाइफ रहते हैं और दूसरे कमरे में फर्म है।
ठीक है जी। तो फिर आप फॉर्म में बैठे होंगे और जमालुद्दीन भाई आते जाते होंगे, तो आप क्या सीखोगे उनसे? उससे बेहतर है कि आप कोई कंपनी ज्वाइन कर लो। चलो जी आगे बढ़ो दोस्त। सर हमारे पास जो तीसरा एरिया है, गौर से सुनना प्यारे भाई, इसके मार्क्स हैं, पीछे जाओ, 20 से 30, 20 से 30 नंबर है। सबसे छोटा एरिया है, टोटल 50-55 पेज का टोटल एरिया ही। रिस्क डाला तो है इन्होंने कोर्स के अंदर, लेकिन आसान चीजें रखी है उसके अंदर। सर रिस्क के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर हैं। आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटीज़ हैं, सर जनरल कंट्रोल्स के ऊपर है, आईटी जनरल कंट्रोल्स के ऊपर एक चैप्टर है, और हमारे पास जो आईसीटी है उसके सर रोल है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या है। ये आसान एरिया है, मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। कनाडा से हो सकती है आर्टिकल्स, कनाडा की सी की बात करो, बिल्कुल हो सकती है अगर यहाँ कोई फॉर्म उसकी रजिस्टर है तो। मेरा रेफरेंस लेके जाओगे तो शायद बिग 4 में तुम्हें गेट पे ही रोक लें। बता रहा हूँ, रुक जाओ। बच्चों को जो है वो उसने क्या लिखी है देखो, बड़े आगे दोस्त। क्या ये सब्जेक्ट कस्टमाइज बैच से लिया जा सकता है? और मनुष्य कस्टमाइज बैच 4 महीने बाद आएगा। बता रहा हूं तुम्हें पूरा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे बढ़े हम प्यारे भाई, हो गया। अच्छा अब सुनो 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 सुनो, सारी चीजें छोड़ दो और यहां बोर्ड पे देखो। आई कैप ने आपके इतने एक्सटेंसिव सिलेबस के अलावा ये 4 रूल्स एंड गाइडेंस भी आपके सिलेबस में डाली हुई है, ठीक है जी। मुझे 100% पता है कि जिस बंदे ने कोर्स डिज़ाइन किया है ना, उसको रत्ती बराबर का भी आइडिया नहीं था कि किस बच्चे ने पढ़ना है। ये मैं आपको इस वजह से बता सकता हूँ कि कोविड जो है वो हमारे कोर्स में था, एमएफए में। किस में था? एमएफए में। निकलवा दिया कि ये क्यों पढ़ा रहे हो भाई, ये तो बहुत मुश्किल चीज है, इसका क्या ताल्लुक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। वो क्या किया उन्होंने, रुको, एमएफए तो आगे चला गया है ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर हमारे पास आईएसओ 31,000 भी हमारे कोर्स में था रिस्क मैनेजमेंट का, लास्ट उसमें एमएफए में। वो भी आई कैप ने जो है वो निकाल दिया कि यार ये बहुत गंदी और टेढ़ी चीज़ है, ये इस लेवल के बच्चे को इन्होंने कहा रुको रुको, आईएसओ 27,001 भी पढ़ो, 27,002 भी पढ़ो, 27,005 भी पढ़ो। ये आईएसओ होता क्या है? नहीं, क्वालिटी तो एक एस्पेक्ट है ना। चलो मैं बताता हूँ, सुनो। देखो एक आईएसओ जो है वो स्टैंडर्ड है दुनिया में। यानी अगर आप कहते हैं ना कि जी मेरा स्कूल सबसे अच्छा है, बेस्ट है मेरा स्कूल, मेरे स्कूल का एक प्रोसेस बेहतरीन है, आप एडमिशन प्रोसेस देख लें, आप टीचिंग प्रोसेस देख लें, आप पोर्टल का प्रोसेस देख लें, तो ये मैं अवामुन नास को इंटरनेशनली कैसे बताऊं? मैं तो मुंह से बोल रहा हूं ना, ये तो कोई मानेगा नहीं ना। आप एक काम करें, आप आईएसओ 9001 का एक सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है जी। आईएसओ, ये मैंने 90,000 लिख दिया। आईएसओ 9001 क्या है? ये नंबर्स हैं। आईएसओ वाले आएंगे, आपके प्रोसेस को देखेंगे। आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑडिटर आते हैं ना, आईएसओ के भी ऑडिटर्स होते हैं, वो आते हैं आपके प्रोसेस को देखते हैं। अच्छा यार आपकी फीस जमा कराने का तरीका क्या है? वो फिजिकल तरीका है यार, इसमें तो कैश चोरी हो सकता है, ये तो तरीका सही नहीं है, ऑनलाइन लें। एक आया उसने कहा जी अच्छा यार क्लास में इतने बच्चे बिठाए हुए हैं, ये क्या, ये तो गलत बात है, 2 बैचेस बनाए, ठीक है जी। ऑनलाइन पे जो आप पोर्टल दे रहे हो यार, ये तो इसके लिए तो पाकिस्तान में इस अमाउंट का इंटरनेट चाहिए, इस स्पीड का इंटरनेट चाहिए। उन्होंने हमें सजेशंस दी, सारी हमने कर दी। अब हमने कहा हम एक सर्टिफिकेट दे दें। जब सर्टिफिकेट मिला तो अब हम लिख रहे हैं कि जी हम आईएसओ 9001 सर्टिफाइड है, हमारे ऑपरेशंस इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल लेवल के हैं। सर हमारी कंपनी से धुआं निकलता है, धुआं निकलता है तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होती है, तो हमने पाकिस्तान के बाहर एक्सपोर्ट करने की सोची। उन्होंने कहा जी आप आईएसओ 14,001 का सर्टिफिकेट लेकर आए। मैंने कहा 14,001 का सर्टिफिकेट
उसने कहा जी आप एक काम करें, आईएसओ वाले को बुलवाएं, वो आपके प्रोसेस देखेंगे, क्या वाकई आप एनवायरनमेंट के लिए कोई गंद क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अगर आपने ये गंद क्रिएट नहीं किया और आपके प्रोसेस अच्छे हुए तो आपको क्या देके जाएंगे? आप सर्टिफिकेट का मतलब हम अवाम उन्नास को दुनिया में कह सकते हैं जी हमारी कंपनी प्रोडक्ट तो बनाती है लेकिन एनवायरनमेंट के लिए। इसी तरह हर आईएसओ का एक ऑब्जेक्टिव है। कुछ आईएसओ में सर्टिफिकेशंस मिलती हैं, कुछ में सर्टिफिकेशंस नहीं मिलती हैं। 27,002, 27,001, 27,005 इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के ऊपर है कि आपके सिस्टम्स इतने सिक्योर्ड होने चाहिए कि उनमें डाटा चोरी होने का, मैनिपुलेट होने का और सिस्टम के ब्रेक डाउन होने का रिस्क ना हो। इसी तरह सर हमारे पास एसबीपी ने भी कुछ गाइडेंस दी है। सर एसबीपी ने किसको गाइडेंस दी है? बैंकों को, क्योंकि बैंकों के पास सबसे सेंसिटिव डाटा होता है, तो उनके लिए भी रूल्स बनाए कि उनको अपने सिस्टम कैसे डिज़ाइन करने चाहिए। मेरे हिसाब से ये चारों चीज़ें आपके कोर्स में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये हुई तो मैं आपको बाखुदा कसम खा के बता रहा हूँ, एक टीचर आके क्लास में इसको जितना भी डिटेल में पढ़ा ले, अल्टीमेटली बच्चे को इसकी हेडिंगें याद करके जानी पड़ेगी। क्यों? इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये तो मैं भी और खुल नहीं रहा इसके अंदर तो इंश्योरेंस की गाइडेंस भी डाली हुई थी, वो निकाल ली इन्होंने। तो ये ओवर द पीरियड ये वाले हिस्से से कोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। अब सर क्या ये पेपर जिसमें आपने इतनी सारी चीजें बताई थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, और इसमें टाइम कितना लगेगा? सर मेरे हिसाब से इसको कवर करने के लिए कम से कम हमें 125-130 घंटे लगाने पड़ेंगे। इससे कम में सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं होगा, ठीक है जी। सर एक आईकैप ने मॉडल पेपर दिया, किस लिए दिया? ऐसा पेपर बनाऊंगा भाई, और मैं आपको बताऊं मॉडल पेपर से अगले 3 अटेम्प्ट तक 1 इंच आईकैप नहीं लेगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। मॉडल पेपर में था क्या? मॉडल पेपर में प्यारे भाई 15 मार्क्स के एमसीक्यूज थे, ठीक है जी। कितने थे? लेकिन साथ ही साथ 43 नंबर रट्टे वाले थे। रट्टे का सवाल, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं लिख के दें जी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है, लिखें उसको, ठीक है जी। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या क्या मामला हैं, लिखें उसको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या क्या, ये थ्योरी का सवाल है, प्योर थ्योरी, कितने मार्क्स की। और सर हमारे पास केस स्टडीज थी, कितने की? सर हमारे पास 6 सवाल थे थ्योरी से रिलेटेड, 1 सवाल था एमसीक्यू का। 6 में से 3 केसेस से और 3 प्योर थ्योरी के सवाल थे। तो जो टीचर कह रहा है कि जी ये सारा केस स्टडी है, झूठ बोल रहा है। जो कह रहा है कि सारा थ्योरी है, वो भी झूठ बोल रहा है। क्यों? दोनों चीजें इसके अंदर। इसके अंदर सर आईकैप का एग्जामिनर इतने मार्क्स रखेगा कि जो बंदा सिर्फ चीजें पढ़ कर आया है, ढंग से पढ़ कर आया है, पेपर पास करने की सलाहियत उसके लिए भी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं इसमें केस स्टडीज के कितने मार्क्स हैं? 42 मार्क्स हैं। 42 मार्क्स आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि आप केस स्टडीज छोड़ के चले जाओगे तो आप पास हो जाओगे, नहीं कर सकते पास आप, तो आपको केस स्टडीज पे ठीक ठाक टाइम लगाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं आपको यह कह दूं कि जी आपको कोई चीज याद नहीं करनी है, याद का मतलब मैं वर्ड टू वर्ड रट्टा किसी का बाप भी नहीं लगा सकता सिवाय कुरान पाक के, ठीक है जी। एक कुरान है जो वर्ड टू वर्ड याद हो जाता है, बाकी कोई चीज वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती है। तो भाई आपको मैं समरियां दिया करूंगा चीजों की, मैं भी पूरा आपको बताता हूं कि मैं किताब किस तरीके से चलाऊंगा इसकी, ठीक है। तो पेपर के अंदर थ्योरी भी है, पेपर के अंदर केस स्टडीज भी हैं, और पेपर के अंदर एमसीक्यूज भी हैं, ऐसा है। अच्छा सर हमारे पास एरिया कौन कौन सा है? डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क। अब सर जो हमारे मॉडल पेपर है ना, उसमें एमसीक्यूज में डाटा के 6 नंबर हैं, सिस्टम्स के 8 नंबर हैं, और रिस्क का, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रिस्क से उसने एक सवाल पूछना है, उधर मार्क्स ही अवेलेबल 20 हैं, तो जो एमसीक्यूज आया करेंगे मेजरली किससे आया करेंगे? वो डाटा और सिस्टम से, क्योंकि उससे वहां रिस्क का एक सवाल बनाना है। एक सवाल 15-16 नंबर से कम का नहीं होगा, उधर अवेलेबल मार्क्स ही 20 हैं। अच्छा जी, फिर ये हमारे पास सर मैं यहां आ रहा हूं डायरेक्ट सर, ये है हमारे पास सर टोटल एलोकेशन। आप देखें मेरे पास नॉलेज डाटा से 15 नंबर की टेस्ट हुई है, केस स्टडी कितनी है? 21 नंबर की। सिस्टम से सिर्फ नॉलेज टेस्ट हुआ है, केस स्टडी है ही नहीं। रिस्क के अंदर अब ये आप देखिए मॉडल पेपर बैलेंस नहीं है, पता है, जो ग्रिड बनी हुई है वो और है, और जो मॉडल पेपर है उससे
और हिसाब किताब रखा हुआ है। मॉडल पेपर के अंदर रिस्क के मैक्सिमम नंबर 25 हैं। इन्होंने कितने मार्क्स पूछे? 36 नंबर पूछे। ऐसा है मेरे बच्चों? तो सर मुझे बताएं हम इसको किस तरीके से कवर करेंगे। सर मेरे ये 2-3 पॉइंट सुन लें ताकि हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको गौर से सुनिएगा। मैं आपको सर कॉन्सेप्ट दिया करूंगा क्लास में विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स, ताकि आपको वो चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए। ठीक है। फिर सर आपको मैं याद करने के लिए उसी नोट्स की एक समरी दिया करूंगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जो नोट्स होंगे ना, एक सेकंड में देखता हूं मेरे पास, रुक जाओ। एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। यार अगर तुम लोग 2 मिनट खामोश हो जाओ ना तो बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा डेटाबेस है। बोर्ड में देखिएगा दोस्त, अगर आपको नज़र आ जाए तो। प्यारे भाई, ये मेरा पहला चैप्टर मैं खोल रहा हूँ। ये पहले चैप्टर में मेरे पास एक नोट्स हैं सर जो मैं आपको दूंगा। ये हमारे वो नोट्स होंगे जो समरी नोट्स होंगे जिससे आपको चीज़ें याद करनी हैं। फिर इसके बाद सर कुछ एक्सटेंसिव नोट्स हैं, ये टीचर बनाता है अपने लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये नोट्स भी दे दूंगा, इसको याद करने की ज़रूरत, लेकिन जहाँ कहीं फंसो, तुमने कोई रेफरेंस चाहिए तो आप इससे चीज़ें देख सकते हैं। फिर सर मैं आपको हर चैप्टर का एक इस तरह का माइंड मैप दिया करूँगा जिसको आप घर जाकर, ये खुल जाए पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का माइंड मैप है, हर चैप्टर की सारी चीज़ें इसके अंदर एक ही जगह पे समराइज्ड है, ठीक है जी। ये मैं आपको दिया करूँगा सर। फिर मेरे पास सर एक इस तरह की जो है वो प्रेजेंटेशन होगी, ये भी सही फॉर्मेट पे नहीं आ रही है, ठीक है जी। ये मैं आपको दिया करूँगा। ये प्रेजेंटेशन अल्टीमेटली एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लैश कार्ड्स का। बैठे हो, आपके सामने पूरा सिलेबस है, आखिरी रात बैठ के आप रिवाइज कर रहे हो, आप सिर्फ मेरी ये प्रेजेंटेशन घुमा लो, सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है जी। तो मैं आपको नोट्स, माइंड मैप्स और ये सारी चीज़ों के अलावा, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें दूंगा। फिर बाकी सर आपके स्टडी टेक्स्ट और अच्छा देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ये सारे नोट्स आपको दूंगा, लेकिन एक कंट्रोल शीट आपके पास क्या होगी कि आपने स्टडी टेक्स्ट अपने सामने रखना है कि सर की कोई चीज़ ऐसी नहीं हो जो स्टडी टेक्स्ट में हो और सर के नोट्स में ना हो, मिसिंग नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको मैं कह दूं कि जी ये तो सर ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, मेरे नोट्स इतने होंगे कि टोटल 200-225 पेजेस के टोटल ऐसे नोट्स होंगे जो आपको अपने दिमाग में बिठाने होंगे। देखो लोग करते क्या है, पढ़ाते हैं एक चीज़ से, किताब में कुछ और चीज़ है, और जो नोट्स याद करने के लिए दिए जाएंगे आपको वो कुछ और होंगे नहीं। मैं आपको आपके समरी नोट्स सामने रख के पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, ताकि आपको जब बाद में चीज़ें याद करनी पड़े तो उसके लिए अलग से नोट्स का सेट ना हो। हाँ, समरी जो माइंड मैप्स पे वो मैं आपको समरी के तौर पे दिया करूंगा ताकि आप उसको सामने रख के विजुअलाइज करते जाओ। ऐसा है, ये बात सब खत्म। अल्लाह का नाम ले सर, अपने पास सेटिंग डालें। चैप्टर नंबर 1 जी मेरा भाई, कितना टाइम हो गया हमारा? अच्छा जी, अब सुनिएगा दोस्त, मैं कल इंशाल्लाह ताला पहला चैप्टर शुरू करूंगा। कल देखते हैं, नहीं तो परसों क्लास रखेंगे, नहीं तो कल रखेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ अभी ये देखना है, क्योंकि ये जितना जम्मे गफ़ीर आ गया है, हमने अभी ये देखना है कि इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करें या एक, क्योंकि मैं 2 सेक्शन नहीं पढ़ा पाऊंगा। एक ही सेक्शन रखेंगे हम और एक सेक्शन को तमीज़ और तरीके से लेके चलेंगे। अच्छा, मेरे ग्रुप पे मेरे 2 असिस्टेंट होंगे, एक असिस्टेंट एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक असिस्टेंट लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट का ICAP का ऑडिट का गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है जी। और वो मेरे साथ पिछले 6 महीने से गधे घोड़ों की तरह सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है जी।
तो प्रताप उसका नाम है, और एक हमारा यंग लड़का है मोहम्मद अली, जिसने लास्ट MFA के ग्रुप पे भी काफ़ी हेल्प किया था बच्चों को। तो इंशाल्लाह ताला 3 असिस्टेंट होंगे हमारे, ये तीनों आपको जो है वो हेल्प भी करेंगे चीज़ों में। और हर क्लास के एंड पे मैं एक आपको जो है वो होमवर्क दिया करूँगा। अच्छा, हमारी क्लासेस कितनी होंगी वीक की, ये भी सुन लें सर। हमने टोटल क्लासेज अपनी वीक में रखनी है 5, ठीक है जी। और 5 क्लासेज हमारी वीक में होंगे, जिसमें 4 में हम चीज़ें पढ़ेंगे और 1 के अंदर हम सिर्फ सवाल सॉल्व करेंगे, या मॉक होगा या क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। 1 हमारी क्लास होगी। आपसे रिक्वेस्ट ये प्यारे भाई, 7 चीज़ों को लेके चलना। मैं रट्टा लगाने का कायल नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप बार बार चीज़ों को क्या करेंगे, रीड करेंगे। मैं चीज़ों को सिंपल रखूँगा, मैं चीज़ों को ओवर कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं करूँगा कि मैं वसीम अकरम हूँ, मैं दिखाऊँ मैं कितना अच्छा चीज़ें मैंने बनाई हैं। मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा कि जहाँ केस स्टडी की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी उसको अंदर भी मैं घुसा रहा हूँ जी, और बैंक का एक सारा सेटअप नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना हिसाब किताब दूंगा जितना इस पेपर को पास करने के लिए ज़रूरी है। हाँ, जहाँ मुझे लगेगा कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन सिस्टम वाले एरिया में है, वहाँ मैं आपको हेल्प भी करूँगा, ठीक है जी। अब रुकेंगे, एक हम तस्वीर लेंगे।